चलिए, तो फिर से आज का ट्राइडेंट शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे सामने जो दो टॉपिक्स हैं वो है डीप सी माइनिंग, और उसके बाद में यूएन क्लॉस हम अलग से पढ़ेंगे। नाउ डीप सी माइनिंग अभी न्यूज में ऐसा क्यों रहा है? डीप सी माइनिंग न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि हमारे पास में भी एक अथॉरिटी है जिसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। उसने डीप सी माइनिंग को अलाउ करने के लिए पूरा मन बना लिया है, क्योंकि अब हमको ग्रीन एनर्जी एक्सप्लोर करनी है। क्योंकि डीप सी माइनिंग से हमको रिन्यूएबल एनर्जी के काफी सोर्सेस मिल जाते हैं। नाउ जो भी सी बेड पे ओशियन में 200 मीटर्स के नीचे हो रहा है वो डीप सी के कैटेगरी में जाता है, डीप सी बेड की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, यहाँ पे तीन तरह के हम माइनिंग एक्टिविटीज देखते हैं, जहां पे सबसे पहले हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जो हमने अभी लास्ट क्लास में कवर किया, वो देखेंगे कि हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को भी एक्सप्लोर करने के लिए क्या करना हम तो होता है हमको डीप सी माइनिंग। दूसरा, हम सी फ्लोर पे क्या एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, सल्फाइड डिपॉजिट चाहिए हमको। और तीसरा, हमको चाहिए जो कोबाल्ट क्रस्ट, जो रॉक्स नीचे रखी हुई हैं ओशियन फ्लोर्स पे, वहां पे हमको कोबाल्ट क्रस्ट चाहिए। तो इस कारण से हमको डीप सी माइनिंग करनी होगी। अब डीप सी माइनिंग में हम बहुत सारे के और मिनरल्स जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। सी, ये रहे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ये रहे आपके सल्फाइड डिपॉजिट्स, और कहीं इसी जगह पे जैसे ये फेरोमैग्नीज क्रस्ट है, यहाँ पे आपको कोबाल्ट क्रस्ट भी मिल जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन में ही पाए जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिंपली जो रिन्यूएबल एनर्जी के सिग्निफिकेंस है वो सारे सिग्निफिकेंस इस वक्त हमारे पास में डीप सी माइनिंग के भी हैं। क्योंकि जो मिनरल्स आप एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो वो सब कुछ कहाँ यूज होंगे? बैटरीज में। और रिन्यूएबल एनर्जी टैप करना ही है हमको। नाउ व्हाट आर द कंसर्न्स रिलेटेड? ऑफ कोर्स बायोडाइवर्सिटी, या अभी आपने जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा, वहां पे मरीन बायोडाइवर्सिटी आपकी इंपैक्ट होती है। उसके बाद सी फ्लोर डिस्टर्ब होता है, सेडिमेंट्री प्लूम्स क्रिएट हो जाते हैं, प्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अरे मिट्टी निकालोगे तो कहीं डालोगे भी तो सही, तो मिट्टी डल गई और इस तरह से प्लम्स क्रिएट हो गए। लाइट पोल्यूशन, क्योंकि आप वहां पे माइनिंग करते समय इक्विपमेंट्स में जो लाइट्स लगी रहती है उससे ल्यूमिनेसेंस जो क्रिएट होती है, वहां पे जो एक्वेटिक मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, अब गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। आपको नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं आपको जोन्स बताऊंगा, तब आपको ये समझ आएगा कि ये ओशियन फ्लोर और हाई सीज वगैरह क्या है। अभी आपको सिर्फ अभी इतना सा ध्यान देना है कि इसके गवर्नेंस और रेगुलेशन के लिए हमारे पास में एक बॉडी है, यूएन क्लॉस। ठीक है, जो कि रेगुलेट कर रही है किसको? हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को। एंड जी नहीं, जी नहीं, डायग्राम देखने की जरूरत है, इसीलिए मैंने बोला आ जाइए। आप लोगों ने ज्योग्राफी में ये डायग्राम देखा है पर याद नहीं है। ये है बेसलाइन। बेसलाइन में यहां पे कुछ इस जगह होता है जहां पे लो वाटर जोन बोला जाता है, लो वाटर एरियाज हो गए। ये हैं आपके इंटरनल वाटर्स। यहां कुछ जगह आपका हाई टाइड जोन हो गया, ये इस बीच में आता है आपका इंटरनल वाटर्स। फिर आपके पास में आता है टेरिटोरियल सी, जो बेस लाइन से शुरू होके 12 नॉटिकल माइल्स तक जाती है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी। 12 नॉटिकल माइल्स से 24 नॉटिकल माइल्स तक आपके पास में होता है कॉन्टिगस जोन्स। ये भी ये बोल लो कि 12 नॉटिकल माइल्स का है, या फिर ये बोल लो कि 12 टू 24 के बीच में। लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होती है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा याद करेंगे तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहां टेरिटोरियल सी, सबसे पहली चीज टेरिटोरियल सी यहां से एक्सक्लूड हो जाएगी।
और ऐसा कोई भी एरिया जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो बात मोटी मोटी इतनी है कि हमारे पास में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये वाला एरिया है जो टेरिटोरियल सी के बाद में शुरू होता है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में कॉन्टिनेंटल शेल्फ में 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में एक्सटेंड नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम आपका जो टोटल एरिया अगर आप करेंगे तो ईजेड कहां से कहां तक रहेगा, इस पूरी टेरिटरी में, ठीक है। और मैक्सिमम कहां से कितना एरिया हो सकता है इसका, 200 200 नॉटिकल माइल्स। पर ये वाली जो टेरिटरी है इसे हम बोलते हैं ईईजेड। ये है हमारी टेरिटोरियल सी, ये है हमारा कॉन्टिगस जोन, और ये है सिर्फ इतना सा पोर्शन है हमारा ई जेड। लेकिन एरिया बेस लाइन से लेके और यहां तक, मतलब लेंथ मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 200 नॉटिकल माइल्स। जो हम 200 नॉटिकल माइल्स मेजर कर रहे हैं वो बेस लाइन से मेजर होगा। बात समझ आया? तो हमको ये तो पता चल गया कि टेरिटोरियल सी और इंटरनल वाटर्स है, तो यहां पे हमारी सोवरेनिटी की अगर बात की जाए तो यहां पे जो कोस्टल स्टेट है उसकी सोवरेनिटी है। लेकिन हाई सीज, डायग्राम में देखो, ये है हाई सीज। अब हम आ गए इंटरनेशनल वाटर्स में। तो इंटरनेशनल वाटर्स में ज्यूरिसडिक्शन किसका रहेगा, इंटरनेशनल बॉडी का, वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ये हाई सीज और इंटरनेशनल ओशियन फ्लोर, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में जो भी है, वो किस कन्वेंशन से ड्रिवन होगा, यूएन क्लॉज। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, 200 नॉटिकल माइल के बाद में किसकी टेरिटरी है, वो इंटरनेशनल है। ईजेड तक हमको पूरा अधिकार है कि हम अपने इकोनॉमिक राइट्स को एक्सक्लूड एक्सरसाइज करके वहां से जितने भी मिनरल्स हैं एक्सप्लोर करना है हम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में एक इंटरनेशनल टेरिटरी है, मैनकाइंड की टेरिटरी है, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में एक कन्वेंशन है जिसका नाम क्या है, यूएन क्लॉज। नाउ इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच वाज अडॉप्टेड इन 1982 इटसेल्फ। तो हाई सीज और ओशन फ्लोर, इंटरनेशनल ओशन फ्लोर कौन रेगुलेट कर रहा है, यूएन क्लॉज। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात ये, आप चाहे उसको डिसरिगार्ड करो, साइन ना करो, या फिर रेटिफाई ना करो, लेकिन वो आप पे अप्लाई होगा, आपको मानना ही पड़ेगा। इवन इफ यू हैव नॉट साइंड और यू हैव नॉट रेटिफाइड, आपकी मर्जी इसमें नहीं चलेगी, क्योंकि माना गया है सी बेड और मिनरल रिसोर्सेज जो है, इट इज अ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। तो आप मैनकाइंड से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यूएन क्लॉज को बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करना ही है, साइन करो या रेटिफाई करो या मत करो। इट इज कंसिडर्ड टू अप्लाई टू ऑल स्टेट्स डिसरिगार्डिंग साइनिंग एंड रेटिफिकेशन। कोई मतलब नहीं है आपके, बाकी हर कन्वेंशन को हमको क्या करना पड़ता है, रेटिफाई करना पड़े, तभी वो आपको अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ अभी तक इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की जो लीगल एंड टेक्निकल कमीशन है वो रेगुलेट कर रही है किसको, डीप सी माइनिंग को। अब डीप सी माइनिंग कहां से शुरू होती है, अरे डीप सी, फिर वही बात, कैसे, डीप सी तो कहां से शुरू हुई, उसके नीचे। इसको रेगुलेट करने वाली इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की एक कमीशन, इसका नाम क्या है, लीगल एंड टेक्निकल कमीशन। नाउ अभी तक आईएसए ने 30 टोटल डीप सी माइनिंग के लाइसेंसेस जो हैं, एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस जो हैं इशू कर दिए हैं। तो ये आपके लिए कोई खास बात नहीं है। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की, जो सीबेड रेगुलेट कर रही है। नाउ इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, पॉइंट नंबर 1। ऑफ कोर्स विद इन, याद रखना, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को बोलनी दे कि ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस है, इंडिपेंडेंट है, बट विद इन द एम्बिट ऑफ यूनाइटेड नेशन, क्योंकि यूएन क्लॉज में ही कहीं ना कहीं
स्टैब्लिश किया गया है अंडर द कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सीज। याद आया, यूएन क्लॉज, इसी में ही स्टैब्लिश किसको किया गया है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को। एंड हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ है? बड़ी ही खास जगह जिसमें मोस्टली हेडक्वार्टर्स नहीं होते हैं, जमाइका के अंदर में, किंगस्टन में। नाउ ऑल द पार्टीज विच आर पार्टिसिपेंट्स और मेंबर्स ऑफ यूएन क्लॉज, दे आर द मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी एज वेल, क्योंकि इसी यूएन क्लॉज में स्टैब्लिश किए किसको? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को। ठीक है, यहां पे एक टर्म आती है द एरिया। द एरिया का मतलब ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन किया गया है कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी किस चीज को रेगुलेट करेगी। सो इट विल रेगुलेट एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ डीप सीबेड मिनरल्स। डीप सीबेड मिनरल्स पर कहां के? जो द एरिया से बिलोंग करते हैं। अब द एरिया क्या है? द एरिया वही है जहां पे कन्वेंशन में डिफाइंड बाय द कन्वेंशन एज सीबेड एंड सबसॉइल विच इज बियॉन्ड, मतलब 200 नॉटिकल माइल से आगे जो भी है, उस सीबेड को रेगुलेट कौन करेगा? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। किसने स्टैब्लिश करी? यूएन क्लॉज। याद रहेगा, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी इशू नहीं है। तभी मैंने आपको एक बार बोला कि हाई सीज और ओशन फ्लोर के लिए सोचो। अब आ जाओ इस डायग्राम पे वापस। ये क्लियर है? EZ क्लियर है? अब मुझे बताओ कि यहां पे अगर कोई सीबेड है तो उसको कौन रेगुलेट करेगा? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। यहां का सीबेड किसके जुरिस्डिक्शन में रहेगा? नहीं, EZ तक का जो सीबेड है वो जिस कोस्टल स्टेट है, मतलब इंडिया का है EZ, तो ये इंडिया के रेगुलेशन जोन में आएगा। बात समझ आई? चलो, यूएन क्लॉज के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1982 में हमारे पास में यूएन क्लॉज आ चुका है। अच्छा, हमने तो रेटिफाई कर दिया यूएन क्लॉज को। कब किया रेटिफाई हमने? 1995 में। जेनेवा कन्वेंशन था इसके पहले, इसको इसने रिप्लेस किया था बाद में। किसने? यूएन क्लॉज ने। नाउ क्या हमारे पास में 3 नए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रिएट हुए हैं इस कन्वेंशन से? कौन सा कन्वेंशन? यूएन क्लॉज। पहला अभी पढ़ लिया हमने, इसीलिए पहले मैंने आपको ISA पढ़ाया, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज। कोई भी डिस्प्यूट होता है इंटरनेशनल वाटर में, वहां के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जहां आप जाके अपनी बातों को रख सकते हैं। एंड कमीशन फॉर द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये डिमार्केट करती है कि आपका 200 नॉटिकल माइल्स यहीं खत्म हो गया दोस्त, इसके बाद में क्या है? इंटरनेशनल वाटर्स। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो इलेक्शन में काम कर रही है, वही ये काम कर रही है ओशियन, अरे कहां पे? ओशियन में कॉन्टिनेंटल शेल्फ के लिए, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल्स में कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी का डायग्राम, अरे ये देखो, दिख गया? तो इसकी लिमिट कौन डिफाइन करके देगा? कमीशन फॉर, कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये सब चीजें मैंने आपको अभी बता दी। EEZ के बारे में हमने बता दिया, जहां पे हमारा एक्सक्लूसिव राइट है फॉर आर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। हमको कोई रोक सकता है यहां तक? जी नहीं। तो 200 नॉटिकल माइल्स जो है वहां तक हमारी पूरा ज्यूरिसडिक्शन है। अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि इट प्लेज अ वाइटल रोल इन यूएन क्लॉस ऑपरेशन इज इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके अलावा एक हमने और पढ़ा, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये है दूसरा, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। ये व्हेल की फिशिंग को रेगुलेट करता है, क्योंकि व्हेल एक बहुत असेंशियल क्रिएचर माना जाता है, तो उसकी फिशिंग को रेगुलेट करना भी जरूरी है। जापान में व्हेलिंग की काफी ज्यादा डिमांड है, व्हेल्स की,
और वहीं पे रेगुलेट करने की बात है। नाउ यूएन क्लॉज ने 5 जोन्स में डिवाइड करके दिया है आपको अपने वाटर्स को। पहला इंटरनल वाटर्स, डायग्राम देखते चलना बस, ये वाला डायग्राम याद है, इंटरनल वाटर्स। दूसरा क्या आना चाहिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये लो दिख गया, सेकंड अप टू 12 से 24, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू आखिरी हाई सीज, उसके आगे हाई सीज। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो। टेरिटोरियल सी में जब हम बात कर रहे हैं कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का हमारे पास में ज्यूरिसडिक्शन है, उसके पहले हम बात करें इंटरनल वाटर्स की। देयर इज नो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज फॉर फॉरेन शिप्स। आप चुपचाप भी अगर वहां से निकलना चाहो तो नहीं निकल पाओगे। यही कहीं ना कहीं एक इशू आता है हमारे तमिलनाडु के फिशरमैन के साथ में, वो टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं और फिर उनको दबोच लिया जाएगा। तो यहां पे आपकी सोवरेनिटी किसकी है, मान लो इंडिया की बात करते हैं तो इंटरनल वाटर्स में सोवरेनिटी तो पूरी तरीके से कोस्टल स्टेट की है, मतलब हमारी है। तो हमारी लैंड पे जो हो रहा है वही हमारी सीज में हो रहा है, तो इंटरनल वाटर्स पूरे हमारे हैं। नाउ यू डू नॉट हैव द राइट टू इनोसेंट पैसेज ऑल्सो। बात समझ आई। नेक्स्ट टेरिटोरियल सी की बात करते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स। यहां पे ज्यूरिसडिक्शन और सोवरेनिटी है हमारी, लेकिन आपको इनोसेंट पैसेज दिया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस तो हमेशा ही अटैच रहेंगी, लेकिन इनोसेंट पैसेज आपको दिया जाएगा, आप निकल सकते हैं वहां से। कॉन्टिगस जोन की अगर बात किया जाए तो यहां पे जो कोस्टल स्टेट है, इट हैज द राइट टू प्रिवेंट एंड पनिश द वायलेशन ऑफ इट्स लॉज। किसके, जो हमारे कस्टम्स है। कस्टम्स मतलब वो सोशलॉजी वाला कस्टम्स नहीं, कस्टम्स इकोनॉमिक्स वाला कस्टम्स। इमिग्रेशन के लॉज हैं या फिस्कल लॉज हैं या हमारे सैनिटरी इश्यूज के हैं, वो लॉज को अगर कोई भी ब्रीच करता हुआ दिखता है तो हम अपने कॉन्टिगस जोन्स में भी, मतलब 12 से 24 नॉटिकल माइल्स में भी हम उसको पनिश कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ईजेड की। ईजेड में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जो सॉवरन राइट्स हैं हमारे, ये यहां तक एक्सटेंड हो रहे हैं, जो कि कहां तक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक। यहां चाहे हम एक्सप्लोर करें, एक्सप्लॉइट करें, कंजर्व करें, मैनेज करें, तो दो ईज याद रखना, ई प्लस ई इज इक्वल्स टू ई ई जेड। मतलब इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों राइट्स आपके पास में है, कहां तक, ई जेड तक। लेकिन उसके बाद में आप आ जाओ हाई सीज तक। हाई सीज में यू हैव द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, फिशिंग, जहां पे आपका कोई सोवरेनिटी नहीं है। सब फॉरेन शिप्स या फ्लाइट में कोई भी जा रहा है तो वो सब आपके जोन में कहलाएंगे। ठीक है। नाउ यू हैव द ऑब्लिगेशन टू ओबे इंटरनेशनल लॉज। सॉवरन लॉज, स्टेट के लॉज यहीं तक खत्म हो गए हैं। ठीक है। अब आप देखिए एक चीज जो मैंने आपको छुड़वाई, आपका नेशनल एयर स्पेस कहां तक जाता है जी, आपका जो ये लैंड जहां खत्म हो रहा है ना, जहां लैंड खत्म हो रहा है वहां से ये टेरिटोरियल सीज जहां तक एक्सटेंड हो रही है, वहां तक आपका नेशनल एयर स्पेस है। तो ये है इंटरनेशनल एयर स्पेस। अब आपका इंटरनेशनल स्पेस में आप देखो कि इकोनॉमिक जोन्स भी इंक्लूडेड है। बात समझ आ गई। यहां इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेस्ट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सब अंडरस्टैंडिंग, जहां आप आईएएस है और कुछ यूएन क्लॉज के बारे में पढ़ो। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।